हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ में। दोस्तों, यदि आप जुडिशियल सर्विस या सिविल सर्विस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में। भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य परिचय को जानेंगे। भारतीय संविधान 1950 भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है। भारतीय संविधान में जितने विस्तृत और व्यापक रूप से इन अधिकारों का उल्लेख किया गया है उतना संसार के किसी भी संविधान में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में इन अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु इन अधिकारों को प्राकृतिक और अप्रत्यय अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, परंतु उससे भी बढ़कर हैं। ये अधिकार जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा प्राप्त वैसे हितों को जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं। ये न्यायोचित हैं। इनका उल्लंघन होता है तो व्यक्तियों को अदालत में जाने की अनुमति है, क्योंकि इन्हें न्यायालयों में परिवर्तनीय विचारधारा का बनाया गया है। ये स्थायी नहीं है। इसमें संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन ऐसा तभी कर सकती है जब संशोधन के माध्यम से, न कि साधारण विधेयक के द्वारा। ये सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को तब तक स्थगित किया जा सकता है जब तक कि युद्ध या विदेशी बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की गई हो। इसे सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं तथ्य कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध और आरोपित कर सकती है। अनुच्छेद 33 में प्रावधान किया गया है। ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है कि जहां फौजी कानून 1950 प्रभावी हों। फौजी कानून का अर्थ है सैन्य शासन से, जो कि असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। अनुच्छेद 34 में प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। इनमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एकरूपता बनी रहे। अनुच्छेद 35 में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 31 को निश्चित कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है, जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 एवं हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रिट याचिका जारी की जा सकती है, लेकिन कानूनी अधिकारों के संबंध में याचिका जारी नहीं होती है। सिर्फ मौलिक अधिकारों के संबंध में ही याचिका जारी की जा सकती है, जिसे कि अनुच्छेद 31 को निश्चित कर दिया गया। 301 के तहत अब आर्टिकल 32 के अंतर्गत याचिका दायर नहीं की जा सकती है, परंतु 301 के तहत कानूनी अधिकार के लिए 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट में 226 के तहत अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार के लिए नहीं जा सकते हैं। वर्तमान में फिलहाल सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि समता या समानता का अधिकार 14 से 18 तक में दिए गए। 5 अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक में दिए गए, इसमें 4 अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक में, इसमें से 2 अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है। और आपका चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। पांचवा है आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जो कि 29 और 30 अनुच्छेद में दिया गया है। छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। देखते हैं अधिकार नंबर पहला 14 से 18 तक, समता और समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर
किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। 15(1) ये कहती है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध 5 आधारों पर कोई विभेद नहीं करेगा। 15(2) में उपबंध किया गया है कि कोई नागरिक 5 आधारों के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों एवं सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश पूर्णतया या भागता राज्य निधि से परिचित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों एवं सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता दायित्व के निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। हर जगह व्यक्ति को जाने का अधिकार होगा। 15(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी। 15(4) में प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 29(2) सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के लिए उन्नति के लिए SC ST के लिए विशेष उपबंध कर सकेंगे। 15(5) में आर्टिकल 19(1) उपखंड जी जीविकोपार्जन की कोई भी बात राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों एवं किन्हीं भी वर्गों की उन्नति के लिए SC ST के लिए विशेष उपबंध कर सकेंगे। आर्टिकल 30(1) में यह प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित। अनुच्छेद 16 देखते हैं कि लोक नियोजन में अफसर की समानता। 16(1) सभी नागरिकों को अफसर की समानता होगी। 16(2) में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर भी कोई भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में ये 5 चीजें थी। आपका पहला धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, और 16 में निवास स्थान के बारे में भी प्रावधान किया गया। 15 की 5 चीजें और 1 + 16 निवास स्थान के आधार पर, ये 16 में एक चीज और जुड़ जाएगी। इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। 16(4) में पिछड़े वर्ग के नागरिकों को नियुक्ति एवं पदों के लिए आरक्षण का उपबंध किया गया है। 16(4) SC ST के लिए आरक्षण के बारे में प्रावधान करती है। 16(4)B आरक्षित सीटों के खाली होने की दशा में अन्य वर्गों के द्वारा उसको भरा जाएगा। 16(5) किसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेंगी। नेक्स्ट है आपका 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता से किसी भी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो कि दंडनीय होगा। 18 है अनुच्छेद आपका 18वां अनुच्छेद, ये कहता है कि उपाधियों का अंत। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के लिए के सिवाय और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य सिर्फ सेना विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 18(2) है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18(3) जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है परंतु राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18(4) प्रावधान करता है कि राज्य के अधीन लगभग विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेंगे। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के 1996 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री आदि अलंकरण आर्टिकल 18(1) के अंतर्गत उपाधि अथवा खिताब नहीं है, लेकिन इनका प्रयोग नाम के आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। दूसरा अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से लेकर 22 तक दिया गया। 19 में बात स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया गया है। 19(1) में सभी नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता होगी। शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। सभा या समूह संघ बनाने की स्वतंत्रता। भारत में आवागमन की स्वतंत्रता एवं भारत में निवास की स्वतंत्रता। और ये 19(1)F को निश्चित कर दिया गया। 1978 में 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब इसको अनुच्छेद 300A में भाग 12 में संपत्ति को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब इसके जो निश्चित किया गया है संपत्ति का अधिकार, इसको अब मौलिक अधिकार में परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, परंतु 226 में उच्च न्यायालय में उसके लिए जाया जा सकता है। अब 19(1)G है भारत में आजीविका रोजगार कमाने की स्वतंत्रता। दोस्तों 19 की सभी 6 चीज़ों को याद करने का आसान तरीका है। पहले तो आप बोलेंगे, फिर उसके बाद शांतिपूर्ण एकत्रित हो सकते हैं। तीसरा है कि संगठन भी बना सकते हैं। संगठन के बाद आप किस आने जाने की भी सुविधा है, कहीं पे भी आ जा सकते हैं भारत में, और आप भारत में कहीं पे भी निवास कर सकते हैं।
और भारत में कहीं पे भी आजीविका या रोजगार की कमा सकते हैं, उसकी भी स्वतंत्रता होगी। 19(2) खंड 1 में कि कोई भी बात दिए गए अधिकार के प्रयोग पर प्रभाव की प्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था के न्यायालय के अवमान के अधीन होगी। 19(3) कहती है उपखंड की कोई भी बात पर राज्य को निर्धारित नहीं करेगी, विधि बनाने के लिए निर्धारित नहीं करेगी। 19(4) उपखंड सी की कोई बात राज्य को विधि से निवारित नहीं करेगी। 19(5) उपखंड डी की कोई भी बात साधारण SC/ST के हितों के संरक्षण के संबंध में कोई बात राज्य को विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। SC/ST के बारे में, पिछड़े वर्ग के बारे में राज्य इस विधि बना सकेगी। 16(6) उपखंड जी की कोई बात राज्य को विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 20 और 22 को दोस्तों साथ पढ़ेंगे, क्योंकि 20 में पहले अपराध होता है और उसके बाद फिर गिरफ्तारी होती है। तो 20(1) में है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों संरक्षण से तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसको उसी विधि से दंडित किया जाएगा जिस समय अपराध हुआ है, जो विधि प्रभावी है। दूसरा है कि दोहरे दंड से संरक्षण। 20(2) में एक व्यक्ति जो एक बार किसी दंड से दंडित किया जा चुका है उसको उसी दंड से दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। 20(3) में है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है उसको जबरदस्ती अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22 देखते हैं कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण। 22 है कि गिरफ्तारी का कारण पूछने एवं संसद के गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार होगा एवं अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। 22(2) ये कहता है कि नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने में आवागमन का जो समय होगा उसको छोड़कर 24 घंटे में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश किया जाएगा। 22(3) में खंड 1 एवं खंड 2 की कोई भी बात लागू नहीं होगी। 22(4) कहती है कि 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा। 22(5) आदेश के विरुद्ध आवेदन करने के लिए अवसर होगा। 22(6) कहता है कि आदेश के तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा। 22(7) संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी किसी भी बात को। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। वंचित किया जा सकता है सिर्फ विधि के द्वारा। अनुच्छेद 21(a) शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में प्रावधान किया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध राज्य विधि द्वारा निर्धारित करेंगे। तीसरा आपका अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 तक में दिया गया है। 23 में मानव व्यापार, बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी आदि के खिलाफ अगर किसी व्यक्ति को शोषण होता है तो उसको अधिकार होगा न्यायालय में जाने का। 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन के कार्य में नहीं लगाया जाएगा। चौथा अधिकार है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 तक में किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। 27 अनुच्छेद 27 एक धार्मिक कार्यों के लिए करों का संदाय संपोषित करने की भी स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 28 है कि धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी। 5वां अधिकार है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त है, जो अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं उनको ही दिया गया है। अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया। 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थान संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। छठा आपका अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 एक इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तित कराने के लिए समावेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 दो प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए याचिका लेख रिट दायर कर सकते हैं, जिनको 5 प्रकार की रिट के माध्यम से न्यायालय में परिवर्तित कराया जा सकता है। पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण हेवेस कार्पस। दूसरी रिट है आपकी परमादेश मैंडमस। तीसरी है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। चौथी उत्प्रेषण सरसरी। 5वीं है आपकी क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा रिट। देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण में
जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है तो उसका कोई भी सगी संबंधी या कोई भी व्यक्ति जो उसको चाहने वाला है वो व्यक्तिगत रूप से उसके लिए याचिका दायर कर सकता है। हैबियस कॉर्पस में परमादेश में है कि कोई भी लोक पद पे रहते हुए अधिकारी अगर वो कार्य नहीं करता है तो उसके खिलाफ न्यायालय आदेश जारी करता है कि वो विधि द्वारा प्राधिकृत कार्यों को करे और कार्य करने के लिए उसको आदेशित किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध। इसमें अधीनस्थ न्याय एवं निचले न्यायालयों को उच्च न्यायालय के द्वारा रोका जाता है कि वे निम्न कार्यों को ना करें क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। और चौथा है आपका उत्प्रेषण सरसरी। लंबित मामलों को उच्च न्यायालय द्वारा अपने पास मंगाने के लिए जारी की जाती है। यदि अधीनस्थ न्यायालयों ने शक्ति से बाहर जाकर कोई भी आदेश या जो शक्ति से उसको प्राप्त नहीं है यदि कोई उसका प्रयोग किया है तो उसके संबंध में उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। पांचवी है आपकी अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। अधिकार परीक्षा रिट तब जारी की जाती है कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, अगर समान योग्यता रखते हैं और कोई व्यक्ति गलत तरीके से कोई पद धारण कर लेता है तो दूसरा व्यक्ति उसके खिलाफ रिट दायर कर सकता है और ये वो जान सकता है कि आपने किस अधिकार से पद को धारण किया है तो उसको ये बताना होगा। अगर तथ्य सही पाए जाते हैं तो नियुक्त रहेगा, अगर गलत पाया जाता है तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। तो ये अधिकार परीक्षा रिट इसलिए जारी की जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। अधिकार से जुड़ी बातों को अनुच्छेद 33, 34, 35 में बताया गया है। इसमें संसद सशस्त्र बल या खुफिया विभाग के लिए मौलिक अधिकारों पर कुछ हद तक के नियम बना सकती है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि जब सशस्त्र बल या खुफिया विभाग के लिए किसी भी या देश के संकट पर कुछ हद तक को तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, उसका नियम संसद बना सकती है। 33, 34, 35 में दिया गया है। अनुच्छेद 31 को संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में मौलिक अधिकार से समाप्त कर अनुच्छेद 300A भाग 12 में विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 31 को निश्चित कर दिया गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में परिवर्तनीय बनाया गया है, जबकि विधिक अधिकार के लिए सिर्फ हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जाया जा सकता है। वैसे तो हाई कोर्ट भी आर्टिकल 226 में पांचों प्रकार की रिट को लागू करने का अधिकार शक्ति प्राप्त है, परंतु सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्तियां हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में प्राप्त हैं। हाई कोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा हाई कोर्ट का दायरा बड़ा है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये आर्टिकल 352 में आप राष्ट्रीय आपातकाल के समय किन मौलिक अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता है। आपका अनुच्छेद 20 एवं 21 को निरस्त नहीं किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय में। अनुच्छेद 358 युद्ध बाह्य आक्रमण में आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। जब आर्टिकल 358 प्रभावी होगा युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। उस समय आपको बोलने का अधिकार जो भी 19 में 6 जो की अधिकार दिए गए हैं आपको आपके स्वतः समाप्त हो जाएंगे 358 के प्रभावी होने पर। यदि आर्टिकल 352 में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल के समय आर्टिकल 19 के आदेश के माध्यम से निलंबित किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में प्रावधान किया गया है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 एवं 358 एक साथ लागू नहीं रह सकते हैं। अनुच्छेद 358 लागू है तो अनुच्छेद 19 जो है कि स्वतः निलंबित हो जाएगा। ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में प्रावधान किया गया है। वे मौलिक अधिकार जो सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त हैं, ये विदेशियों को अधिकार प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 15, 16, 19 एवं 30 ये सिर्फ भारत के नागरिकों को ही अधिकार दिए गए हैं। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान में विभेद पर प्रतिषेध आर्टिकल 15, 16 लोक नियोजन में अवसर की समता एवं 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 29 अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण और 30 शिक्षा संबंधी प्रावधान ये सिर्फ भारत के नागरिकों की ही अधिकार प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को प्रदान नहीं किए गए हैं। देखते हैं विदेशियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को जो प्राप्त हैं वो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, 21, 21A, 23 से 24, 25 से 28 तक ये विदेशियों को भी अधिकार प्राप्त हैं। तो दोस्तों आज हमने भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के सामान्य परिचय के बारे में जाना। अब अगले भाग में हम अनुच्छेद 21 को डिटेल से समझेंगे। तो दोस्तों यदि
वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं अपने मित्रों में शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोग वीडियो का लाभ उठा सकें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।